नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल की कहानी में उतर रहे हैं। मतलब आज जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में चुनाव, वोटिंग पैटर्न, सर्वे, डेटा ये सब आता है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। एक दौर था जब राजनीति का मतलब था प्लेटो और अरस्तू को पढ़ना और इस पर बहस करना कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। तो आज हम उसी पुराने दौर की पड़ताल कर रहे हैं। हम राजनीति को समझने के उस बहुत पुराने तरीके की परतें खोलेंगे जिसे परंपरागत दृष्टिकोण कहा जाता है। ये क्या था, इसकी सोच में क्या खामियां थीं और सबसे जरूरी सवाल, क्या इसने आधुनिक सोच की नींव रखी या ये बस एक भूल थी जिसे हम पीछे छोड़ आए। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी एक तरह की बौद्धिक क्रांति की कहानी है। राजनीति विज्ञान ने खुद को कैसे बदला, कैसे उसने अपनी कमियों को पहचाना और एक ज़्यादा प्रासंगिक विषय बनने की कोशिश की। इस चर्चा को समझने के लिए, जैसा आपने कहा, दो नज़रिए हैं। एक परंपरागत यानी पुराना और दूसरा आधुनिक। आज हमारा सारा ध्यान उस पुराने यानी परंपरागत दृष्टिकोण पर है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जब हम कहते हैं परंपरागत दृष्टिकोण, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये राजनीति को किस चश्मे से देखता था? देखिए, जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से परंपरागत दृष्टिकोण ने राजनीति के अध्ययन को एक बहुत ही संकरे, मतलब कानूनी और दार्शनिक दायरे में बांध दिया था। इसका पूरा फोकस सिर्फ सरकार, संविधान, संसद और कानून जैसी औपचारिक यानी जो कागजी संस्थाएं, बस उन पर था। एक तरह से कह सकते हैं कि ये राजनीति के कंकाल यानी उसके बाहरी ढांचे का अध्ययन था, लेकिन उसके अंदर के मांस, खून और आत्मा को ये नहीं देखता था। ये दिलचस्प है। मतलब राजनीति का मतलब सिर्फ ये था कि संविधान की किताब में क्या लिखा है या संसद का ढांचा कैसा है, राष्ट्रपति भवन कैसे काम करता है, बस उतना ही? काफी हद तक ऐसा ही। इसकी एक और बड़ी पहचान थी और वो शायद सबसे जरूरी है। ये हमेशा इस बात पर जोर देता था कि सरकार कैसी होनी चाहिए। ये एक आदर्शवादी, एक नैतिक नजरिया था। ये अच्छे राज्य, आदर्श नागरिक और न्यायपूर्ण कानूनों की बड़ी बड़ी बातें करता था। लेकिन ये इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था कि सरकार और नेता असल में कैसे काम करते हैं। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये एक तरह की नैतिक गाइड बुक थी, सरकार चलाने के लिए एक मैनर्स फॉर गवर्नमेंट की किताब। लेकिन ये जमीनी हकीकत का विश्लेषण नहीं करती थी। ये नहीं देखती थी कि असल में नेता क्या करते हैं या पर्दे के पीछे क्या सौदेबाजी होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच थी, डिस्क्रिप्टिव नहीं। मतलब ये नुस्खे लिख रही थी लेकिन मरीज की जांच नहीं कर रही थी। और यहीं से इसकी आलोचना की शुरुआत होती है। स्रोत में इसकी 4 मुख्य कमियों का जिक्र है और पहली कमी इसी बात से निकलती है। हाँ, पहली आलोचना यही है कि इसका ध्यान सिर्फ सरकार और औपचारिक संस्थाओं पर था। लेकिन इसमें समस्या क्या है? किसी देश को समझने के लिए उसकी संसद, उसकी न्यायपालिका को समझना तो जरूरी है ही। जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। आप सोचिए, आप 1950 के दशक के भारत में चुनाव को समझने की कोशिश कर रही हैं और आपके हाथ में सिर्फ संविधान की किताब है। आप पूरी तरह से चूक जाएंगी कि असल खेल तो जातीय समीकरणों पर या किसी स्थानीय जमींदार के प्रभाव पर चल रहा था। परंपरागत दृष्टिकोण के पास इन असली जमीनी ताकतों को देखने के लिए कोई लेंस ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि अगर किसी देश का संविधान दुनिया में सबसे अच्छा हो लेकिन समाज में जातिवाद या भ्रष्टाचार भरा हो, तो परंपरागत दृष्टिकोण इस गड़बड़ी को पकड़ ही नहीं पाएगा। वो तो बस यही कहेगा कि संविधान तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी अंधता थी। ये मानकर चलता था कि अगर ढांचा सही है तो सब सही होगा। लेकिन असलियत में राजनीति को पर्दे के पीछे से चलाने वाली ताकतें कुछ और होती हैं। पैसा, धर्म का प्रभाव, शक्तिशाली परिवारों का कंट्रोल, दबाव समूह। एक उम्मीदवार क्यों जीतता है, लोग किसे वोट देते हैं, क्या नीतियां बनती हैं, इन सवालों का जवाब सिर्फ संविधान पढ़कर नहीं मिल सकता। इसके लिए समाज के इन अनौपचारिक लेकिन शक्तिशाली पहलुओं को समझना जरूरी है, जिसे परंपरागत दृष्टिकोण ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वाह, ये तो ऐसा है कि आप एक खूबसूरत इमारत की बनावट का तो अध्ययन कर रही हैं, लेकिन ये नहीं देख रही हैं कि उस इमारत के अंदर रहने वाले लोग कैसे व्यवहार करते हैं, उनके आपसी रिश्ते कैसे हैं, या असल में उस इमारत को कौन कंट्रोल कर रहा है। और शायद यही वजह है कि ये वैज्ञानिक भी नहीं हो सका। अगर आप सिर्फ संविधान जैसी औपचारिक चीजों को देख रही हैं, तो आप विश्लेषण क्या करेंगी? आप सिर्फ उसकी व्याख्या कर सकती हैं। असल डेटा तो जमीन पर लोगों के व्यवहार में था,
जिसे ये देख ही नहीं रहे थे। आपने अगली कमी की तरफ बहुत अच्छा इशारा किया। इसकी दूसरी बड़ी आलोचना ये है कि इसका तरीका वैज्ञानिक नहीं था। इसका मतलब यही था कि ये दृष्टिकोण तथ्यों, आंकड़ों मतलब डेटा या जमीनी सर्वे पर आधारित नहीं था। ये पूरी तरह से दार्शनिक विचारों, ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन और कानूनी दस्तावेजों की व्याख्या पर टिका था। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ तो ये ऐसा था कि एक डॉक्टर सिर्फ पुरानी किताबों को पढ़कर बता रहा है कि एक स्वस्थ इंसान को कैसा होना चाहिए, लेकिन वो असल मरीज की जांच नहीं कर रहा, उसका ब्लड प्रेशर नहीं नाप रहा या उसके लक्षणों का विश्लेषण नहीं कर रहा। ये एकदम सटीक उदाहरण है। आज का राजनीति विज्ञानी ये देखेगा कि किसी खास नीति से कितने प्रतिशत महिलाओं को फायदा हुआ, या वो वोटिंग पैटर्न का डेटा विश्लेषण करके बताएगा कि महंगाई बढ़ने का सत्ताधारी पार्टी की हार से कितना सीधा संबंध है। ये सबूत पर आधारित काम है। परंपरागत दृष्टिकोण में ये पूरी तरह से गायब था। वो सिर्फ ये बताते थे कि अरस्तू के अनुसार सबसे अच्छा राज्य वो है जिसमें ये उपदेश जैसा ज्यादा था, विश्लेषण जैसा कम। और जब आप विश्लेषण ही नहीं कर रहे, सिर्फ पुराने विचारों की व्याख्या कर रहे हैं, तो जाहिर है आपका दायरा भी सीमित ही रहेगा। आप उन्हीं चीजों को देखेंगे जिनके बारे में पहले लिखा जा चुका है। क्या यही वो तीसरी कमी है जिसके बारे में स्रोत बात करता है कि इसका दायरा बहुत सीमित था? हाँ, और ये एक बहुत बड़ी वैचारिक समस्या थी। इस दृष्टिकोण के तहत होने वाला ज्यादातर अध्ययन सिर्फ यूरोप और अमेरिका की राजनीतिक प्रणालियों पर केंद्रित था। लोकतंत्र का मतलब एथेंस, गणतंत्र का मतलब रोम और आधुनिक राज्य का मतलब पश्चिमी यूरोप के देश। ये मान लिया गया था कि राजनीति का जो मॉडल पश्चिम में सफल है वही पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। तो इसने राजनीति विज्ञान को एक तरह से पश्चिमी विषय बना दिया था। इसने एशिया, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के देशों की अनूठी राजनीतिक परिस्थितियों और समस्याओं को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। ये तो बहुत बड़ी चूक है। ये एक वैचारिक साम्राज्यवाद जैसा था। आप सोचिए, भारत जैसे देश में जहां राजनीति पर जाति, क्षेत्र, भाषा और धर्म का इतना गहरा प्रभाव है, वहां सिर्फ अमेरिकी या ब्रिटिश मॉडल का अध्ययन करके यहां की राजनीति को कैसे समझा जा सकता है? परंपरागत दृष्टिकोण ने दुनिया के इस विशाल विविधता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने ये माना ही नहीं कि राजनीति के अलग अलग रूप हो सकते हैं और हर समाज अपनी अनोखी समस्याओं से जूझता है। इससे उसकी समझ न सिर्फ अधूरी रह गई बल्कि कई मामलों में गलत भी साबित हुई। और जब ये सारी बातें हम एक साथ जोड़ते हैं कि ये सिर्फ औपचारिक ढांचों को देखता था, वैज्ञानिक नहीं था और सिर्फ पश्चिमी दुनिया पर केंद्रित था, तो चौथी आलोचना अपने आप सामने आ जाती है। स्रोत कहता है कि ये बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान था। ऐसा लगता है कि ये बाकी तीनों कमियों का ही एक स्वाभाविक नतीजा है। बिल्कुल, क्योंकि ये असल दुनिया की राजनीति से कट गया था। चुनाव असल में कैसे होते हैं, जनता क्या सोचती है, राजनीतिक दल फंड कैसे इकट्ठा करते हैं, लॉबिंग कैसे काम करती है, इन जैसे व्यवहारिक और जरूरी विषयों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ये एक तरह का आर्म चेयर विश्लेषण था जो आराम कुर्सी पर बैठकर किया जाता था, ना कि मैदान में उतरकर। तो मतलब ये उस जमाने के आर्म चेयर एक्सपर्ट थे जो आराम से लाइब्रेरी में बैठकर दुनिया को बदलने की थ्योरी दे लेते बिना ये जाने कि बाहर असल में चल क्या रहा है। एक छात्र जो इस दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान पढ़ता था, वो शायद संविधान के सारे अनुच्छेद बता सकता था, लेकिन ये नहीं समझ पाता था कि उसके अपने मोहल्ले में चुनाव कैसे जीता जाता है। एकदम सही। इसने राजनीति विज्ञान को एक बेहद शुष्क, नीरस और जीवन से कटा हुआ विषय बना दिया था। और यही वजह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नई पीढ़ी के विद्वानों ने इसके खिलाफ एक तरह से विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी राजनीति विज्ञान की जरूरत है जो वास्तविक समस्याओं को समझे और उनके समाधान में मदद करे, न कि सिर्फ पुराने दार्शनिकों की बातों को दोहराए। और यहीं से आधुनिक व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान का उदय हुआ। तो इतनी सारी कमियों को सुनने के बाद तो एक पल को ऐसा लगता है कि ये दृष्टिकोण शायद किसी काम का नहीं था। इसे तो पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए। इसने असली ताकतों को नहीं देखा, वैज्ञानिक तरीकों को नहीं अपनाया, इसका दायरा सिर्फ पश्चिम तक सीमित था और ये पूरी तरह किताबी था। तो फिर इसका कोई महत्व क्यों है? क्यों हम आज भी इस पे चर्चा कर रहे हैं? यह स्रोत एक बहुत ही संतुलित और जरूरी निष्कर्ष देता है। वो ये मानता है कि परंपरागत दृष्टिकोण की बहुत सी सीमाएं थीं और ये वास्तविक राजनीति की जटिल और गतिशील प्रकृति को पकड़ने में असफल रहा। इसमें कोई शक नहीं है, ये राजनीति की पूरी तस्वीर दिखाने में नाकाम रहा। लेकिन इसे पूरी तरह बेकार कह देना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी।
क्योंकि इसी दृष्टिकोण ने पहली बार राजनीति को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। प्लेटो और अरस्तु के समय से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक इसी दृष्टिकोण ने राजनीतिक चिंतन को जीवित रखा। इसी ने राज्य, सरकार, संप्रभुता, कानून, अधिकार और न्याय जैसे बुनियादी और बड़े सवालों को उठाया जिन पर आज भी बहस होती है। इसने वो जमीन तैयार की जिस पर आज की इमारत खड़ी है। अच्छा, तो ये एक तरह का पहला ड्राफ्ट था जिसमें बहुत सारी गलतियां थीं, बहुत कुछ छूट गया था, लेकिन वो पहला और ज़रूरी कदम था। तो आज हम जिस आधुनिक राजनीति विज्ञान को देखते हैं, जो डेटा, सर्वे और व्यवहार का अध्ययन करता है, वो इसी नींव पर खड़ा हुआ है। एकदम सही। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने परंपरागत दृष्टिकोण को खारिज नहीं किया, बल्कि उसकी कमियों को दूर करने की कोशिश की और उससे आगे बढ़ा। उसने उन सवालों को लिया जो परंपरागत दृष्टिकोण ने पूछे थे, जैसे न्याय क्या है या एक अच्छी सरकार क्या है, लेकिन उनके जवाब ढूंढने के लिए नए और बेहतर वैज्ञानिक तरीके अपनाए। उसने अध्ययन के दायरे को पश्चिम से बाहर निकालकर पूरी दुनिया तक फैलाया। उसने औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ उन अनौपचारिक ताकतों का भी अध्ययन शुरू किया जिनके बारे में हमने बात की। तो जैसा कि स्रोत कहता है, परंपरागत दृष्टिकोण अधूरा है लेकिन बेकार नहीं। यह उस सीढ़ी का पहला पायदान था जिसके बिना हम आज की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते थे। बिल्कुल, इसे एक बुनियाद की तरह देखना चाहिए। हो सकता है बुनियाद में कुछ खामियां हों, लेकिन उसके बिना इमारत खड़ी नहीं हो सकती थी। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण संस्थानों और आदर्शों पर तो केंद्रित था, लेकिन जमीनी हकीकत, वैज्ञानिक तरीकों और दुनिया के एक बड़े हिस्से को नज़रअंदाज करने के कारण उसकी कड़ी आलोचना हुई। ये राजनीति की एक आदर्श तस्वीर तो खींचता था, पर असल तस्वीर से इसका वास्ता कम था। फिर भी ये एक ज़रूरी शुरुआती कदम था जिसने इस विषय की नींव रखी। इसने वे बड़े और गहरे सवाल पूछे जिनके जवाब आज का आधुनिक राजनीति विज्ञान बेहतर तरीकों से तलाश रहा है। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। भले ही हम परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं कि वो सिर्फ क्या होना चाहिए पर ध्यान देता था, लेकिन क्या आज भी जब हम राजनीति में नैतिकता, आदर्शों और अच्छे शासन मतलब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसी की विरासत को आगे नहीं बढ़ा रहे होते? क्या राजनीति का अध्ययन सिर्फ क्या है तक सीमित हो सकता है? यह क्या होना चाहिए का सवाल हमेशा प्रासंगिक रहेगा। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।